बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS Learn ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी एंड इंथैल्पी चेंजेस। बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं। अब इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ये एज अ शॉर्ट आपने करना है। जब भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है ना, तो आपने इतनी बात याद रखनी, एनर्जी रिलीज होती है। जैसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं H प्लस H। दोनों हाइड्रोजन ने मिलके हमारे पास H2 एलिमेंट बनाया। अब ये क्या हुआ है, एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। कब एलिमेंट्स जो एटम्स है बॉन्ड बनाते हैं, जब वो स्टेबल होना चाहते हैं, वो अपनी स्टेबल कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। और जब कोई चीज़ स्टेबल होती है ना, तो उसकी एनर्जी रिलीज होती है। आप अपनी एग्जांपल ले लें, अगर आपने खाना खाया हो तो आपके अंदर क्या इतनी एनर्जी होती है। और जब आप थोड़े भूखे हो, भूख लगी हो, तो एनर्जी लो हो, तो हम क्या करते हैं, एक जगह टिक के बैठ जाते हैं, हमसे कोई काम नहीं होता, हम स्टेबल हो जाते हैं। तो जिसकी एनर्जी कम है वो स्टेबल, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो हिले जुलेगा, वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो एनर्जी ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम, और स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी कम। तो जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो क्या होता है, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो है वो बॉन्ड तब फॉर्म करते हैं जब उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो स्टेबिलिटी तब आएगी जब एनर्जी रिलीज होगी। तो आपने याद रखना है, जब भी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तब एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब यही बॉन्ड जब टूटेगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ये स्टेबल से अनस्टेबल फॉर्म में जा रहे हैं। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और वही बॉन्ड जब टूटेगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कुछ ना कुछ अब्जॉर्ब करनी होगी। तो उसी एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, एवरेज मैं एनर्जी बता रही हूँ, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अब इतने ज़्यादा एलिमेंट्स में ये कार्बन कार्बन बॉन्ड हो सकता है, इतने ज़्यादा कंपाउंड्स में ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो सकता है। अब हर कंपाउंड की मैं बात कर रही हूँ कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड तोड़ने के लिए एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, 1 मोल। जैसे मैं मीथेन ले रही हूँ, इथेन ले रही हूँ, CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड, अब ये मैंने लेना है 1 मोल। 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, उसको कहूंगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। उसको क्या कहना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पार्टिकुलर बॉन्ड इन अ सब्सटेंस, उसको कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हमेशा जब भी बॉन्ड टूटेगा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तब एनर्जी रिलीज होगी। इतनी आपने बात क्लियर कर लेनी। अब हम आते हैं एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी। एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी है क्या? एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी कहते हैं ऐसी एनर्जी जो हम किसी पार्टिकुलर बॉन्ड को तोड़े और उसमें से रिलीज हो। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसको ब्रेक करेंगे, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करें किसी एक पार्टिकुलर सब्सटेंस में। यानी हर ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, तो इतने ज़्यादा कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन बॉन्ड होता है। तो हम किसी एक कंपाउंड को ले लें और उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करें, उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, उसको कहेंगे एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर आपको ये जो डेफिनेशन है वो समझ आएगी। जैसे हमारे पास इधर है मीथेन। मीथेन में जो कार्बन है वो इस तरह, इसके तीनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन। अब ये जो कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेकेज होगा ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए 276 किलो जूल पर मोल। और एक हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें ये, अब ये देखो इसमें क्या है, इधर तीनों हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इधर क्या है CH3, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। हम इस बॉन्ड की बात करें, ये कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, अब हमने इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, है तो ये भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसको 356 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। और इसी तरह इसकी बात करें तो इसकी ये किस तरह का बॉन्ड है। अब इसमें देखो तो ये वाला बॉन्ड अगर देखें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ इस कार्बन के क्या है, तीनों हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। और इस कार्बन के साथ क्या है, 2 तो हाइड्रोजन है,
और जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, CH2CH3। तो CH2CH3। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना वो 352 किलो जूल पर मोल है। अब तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन थे, लेकिन तीनों को तोड़ने के लिए डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड थी। करीब करीब एनर्जी रिक्वायर्ड है लेकिन थोड़ी वेरी कर रही। अब ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इस पार्टिकुलर कंपाउंड की बात करूँ, इसमें पार्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेकेज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना वो एग्जैक्ट बॉन्ड ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ पार्टिकुलर बॉन्ड इन अ पार्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी। अगर मैं कहूँ मिथेन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना वो एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी होगी। और एवरेज बॉन्ड एनर्जी वो होती है कि इतने ज़्यादा कंपाउंड में मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रेकेज करूं और जितनी ज़्यादा एनर्जी आ जाए उन सबका एवरेज ले लूं। एवरेज लेके अब मैं हर एक का तो नहीं याद कर सकती, मिथेन में इतना चाहिए, इथेन में इतना चाहिए, प्रोपेन में इतना चाहिए, तो हर एक की वैल्यू थोड़ी वेरी कर रही लेकिन करीब तरीन। तो मैं सबको लेके उनका एवरेज करके एक ही वैल्यू याद करूंगी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब हम एवरेज एनर्जी की बात कर लेते हैं तो हम उसको कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एवरेज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी और एवरेज बॉन्ड एनर्जी में मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी क्या है, किसी पार्टिकुलर कंपाउंड जिसमें मैं मिथेन की बात करूं, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी। लेकिन अगर मैं सिंपल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात करूं, चाहे वो कौन से भी कंपाउंड में हो, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगी। ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है इसके साथ जुड़े हुए जो एटम्स है ना उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। देखो पहले इस दोनों कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन ही जुड़े हुए थे तो इसके लिए 376 किलो जूल पर एनर्जी रिक्वायर्ड थी। अब जब दूसरी प्रोपेन पे आई तो एक कार्बन के साथ तो तीनों हाइड्रोजन है, दूसरी कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा, इसका थोड़ा डिफरेंट हो गया तो इसके लिए एनर्जी डिफरेंट रिक्वायर्ड होगी इस जुड़े हुए एटम की वजह से। अगर इधर भी हाइड्रोजन होता तो इतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड होनी थी। अब तीसरी की बात करो तो तीसरे में भी क्या है, एक तरफ तो तीनों हाइड्रोजन है और एक तरफ 2 हाइड्रोजन और तीसरा क्या है इथाइल ग्रुप। अब इथाइल ग्रुप की वजह से डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी ये जो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन एंड अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी रिलीज होगी और जब वो बॉन्ड टूटेगा तब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। तो इस बात को आपने अपने जहन में बिठा लेना है। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होता है ना उसके दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं ना उसकी एनर्जी या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी, यानी जो रिएक्शन होगा वो या तो एक्सोथर्मिक होगा या तो एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक कब होगा, एंडोथर्मिक कब होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करती हूँ। अब देखो एक रिएक्शन है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, HCl और NaOH के दरमियान, HCl और NaOH के दरमियान हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, NaCl बन रहा है और 7 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहा है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, पहले तो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, H और Cl का बॉन्ड टूटेगा तो H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। इसी तरह Na और OH के दरमियान बॉन्ड ब्रेकेज होगा। अब बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए Na और OH का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, H और Cl का बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब Na और Cl के दरमियान बॉन्ड बनेगा उसके लिए क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जब बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरह OH और H के दरमियान बॉन्ड बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। पहले एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, दूसरी एनर्जी रिलीज हुई। अब दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जो एनर्जी अब्जॉर्ब हुई और जो एनर्जी रिलीज हुई। अगर तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दरमियान एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, यानी बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ना उससे भी ज़्यादा बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तब प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। अब सपोज जब मैंने बॉन्ड ब्रेक किए HCl और NaOH के दरमियान तब मुझे 50 एनर्जी रिक्वायर्ड थी, इतनी एनर्जी चाहिए थी कि मैं बॉन्ड तोड़ूं। अब जब ये बॉन्ड टूट गए, इन एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने, OH और H के दरमियान NaCl के दरमियान बॉन्ड बना तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, 80 एनर्जी रिलीज हुई। पहले 50 अब्जॉर्ब हुई, फिर एनर्जी 80 रिलीज हुई। तो अगर जो रिलीज वाली अमाउंट है वो ज़्यादा है, यानी जो एनर्जी निकल रही है वो ज़्यादा है, जो एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही वो कम है, तब प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक।
अगर बॉन्ड ब्रेकेज की एनर्जी ज़्यादा है, सपोज बॉन्ड ब्रेकेज की 80 है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 80 चाहिए, जो बॉन्ड बन रहा है उसके लिए 50 एनर्जी रिलीज हो रही, तो ऑब्जॉर्व वाली एनर्जी ज़्यादा है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इतनी चीज़ क्लियर होगी। यानी जब बॉन्ड ब्रेकेज होगी तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और जब बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो इसी को कहते हैं इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन एंड केमिकल बॉन्ड। जो आपकी बुक में एग्जांपल है वो है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स का बनना, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दोनों मिलके हमारे पास बनाएंगे 2 मोल वाटर के। 2 मोल हमने हाइड्रोजन के लिए, 1 मोल हमने ऑक्सीजन का लिया, तो 2 मोल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स के बने। और इसके दरमियान जो डेल एच आर है, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है, वो हमारे पास नेगेटिव है। बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड थी और बॉन्ड बनने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हुई वो ज़्यादा थी, इसलिए इसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या है, नेगेटिव है। अब हम इसको सैम्पल प्रॉब्लम 6.1 करते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। अब हम 6.1 प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम करने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना जो हमने अभी पढ़ा, टॉपिक इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन एंड केमिकल्स बॉन्ड। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है या अब्जॉर्ब है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कब एक्सोथर्मिक होगा, कब एंडोथर्मिक होगा। अगर आपको चीज़ क्लियर नहीं हुई, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो इस प्रॉब्लम के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे उन्होंने वाटर की एग्जांपल दी, अगर 2 मोल वाटर के बनाएंगे तो 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का। लेकिन जब हमने 1 मोल हाइड्रोजन का बनाना है तो हम 1 मोल हाइड्रोजन कर लेंगे और हाफ मोल ऑक्सीजन कर लेंगे, तब हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। इसके दौरान अब ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो आपको अभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसको खोल के लिख लेते हैं। H2 का मतलब है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बॉन्ड है, दोनों ने मिलके H2 मॉलिक्यूल्स बनाए। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो हाफ है, और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन होता है ना, वो एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना के रहते हैं। रिएक्शन होगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो इस तरह बनेगा। ऑक्सीजन ने हमेशा 2 बॉन्ड बनाते, चाहे वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाए या एक हाइड्रोजन के साथ बनाए। हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। अब इस तरह बॉन्ड बना। अब देखो उन्होंने अमाउंट हमें पहले ही दी हुई है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 436 किलो जॉल पर मोल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। इसी तरह अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उन्होंने बताई है 495 किलो जॉल पर मोल, लेकिन इधर हाफ है। कितना मोल है, हाफ, और एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, 495 किलो जॉल पर मोल। अब इधर कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड बने, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एक ये और एक ये, यानी 2 बॉन्ड बने हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 463 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। याद रखना, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो 463 एनर्जी रिलीज होगी जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा। अब कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 और 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब ये जो दोनों है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी है, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, और ये क्या है, रिक्वायर्ड है। अब ये जो है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी रिलीज है, तो इसको कहेंगे बॉन्ड फॉर्मिंग एनर्जी जो रिलीज हुई है। अब हमने इंथैल्पी चेंज निकालना। इंथैल्पी चेंज निकालते हैं सिग्मा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसी तरह इधर समीशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए, जितनी प्रोडक्ट के बॉन्ड्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो माइनस कर दी। अब हमें पता है रिएक्टेंट के लिए कितनी हुई है, 436 प्लस 1/2, ये हमारी क्या है, बॉन्ड रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने वाली एनर्जी है। तो इसको समीशन ER में लिखेंगे प्लस 495, इसको ये हो गया इसकी वैल्यू, माइनस प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली, तो लिखेंगे 2463।
ये प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो वाली एनर्जी, ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिएक्टेंट के कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये वो वाली एनर्जी। इन दोनों का हमने डिफरेंस निकालना है। अब ये देखो, ये 436 तो वैसे ही रहेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके तो हमारे पास इन दोनों का आपने डिवाइड कर लेना, तो वैल्यू आएगी +247.5 माइनस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 926। अब 926 है, इन दोनों को ऐड करें। इन दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू आई 683.5 किलो जूल पर मोल, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 926 है। अब ये जो एनर्जी है ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड थी, टोटल जितने भी बॉन्ड थे रिएक्टेंट के, माइनस ये जो है एनर्जी तब रिलीज हुई है जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है प्रोडक्ट की। जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुई प्रोडक्ट की तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद -242.5 आया है आंसर। सो डेल एच इंथाल्पी चेंज है हमारा रिएक्शन का, वो आया है -242.5 किलो जूल पर मोल। कैसे आया है, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हुई है बॉन्ड बनाने के लिए वो ज़्यादा थी, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो कम थी। जब एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो नेगेटिव में इंथाल्पी चेंज आएगा, और जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर जो बॉन्ड ब्रेकेज के लिए एनर्जी जो है, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की वैल्यू वो ज़्यादा है, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हुई है वो कम है, तब हमारे पास प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक। लेकिन जो वाटर फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में हर चीज़ क्लियर होगी, किस तरह एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, किस तरह एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, कब एनर्जी रिलीज होगी, कब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मजीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।